हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम 12 से लेकर 18 अगस्त तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज के वीकली करंट अफेयर का। श्वेता थावीसीन के स्थान पर थाईलैंड का 31वां प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो श्वेता थावीसीन के स्थान पर थाईलैंड के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में पेतोंग टॉर्न शिनावात्रा को नियुक्त किया गया। आंसर भी हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि श्वेता थावीसीन जो कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री थे, नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में हाल ही में इन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था थाईलैंड में। अब इनके स्थान पर थाईलैंड के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में पेंतोंग टॉर्न शिनावात्रा की नियुक्ति की गई। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि पेंतोंग टॉर्न शिनावात्रा प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाली थाईलैंड की दूसरी महिला है। यह देश की सबसे कम उम्र की पीएम है जो कि 37 साल की उम्र में थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। तो थाईलैंड का 31वां प्रधानमंत्री पेंतोंग टॉर्न शिनावात्रा को नियुक्त किया गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? देखिए, पहले तो ये नोट कर लीजिएगा कि ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तिमोर लेस्ते का, जो कि हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। आंसर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोसे रामोस होर्ता ने सम्मानित किया है। महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने के लिए, समाज कल्याण और शिक्षा के प्रति द्रौपदी मुर्मू जी का जो समर्पण है और दोनों देशों के मध्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तिमोर लेस्ते ने अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया। आगे आ जाइए। भारत और किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, इसका आयोजन किया जाता है भारत और श्रीलंका की सेना के मध्य में। इस साल मित्र शक्ति 2024 का आयोजन किया गया, जो कि इस संयुक्त युद्धाभ्यास का 10वां संस्करण था। श्रीलंका में 12 से लेकर 25 अगस्त 2024 तक मित्र शक्ति के 10वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहली बार इस संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2012 में की गई थी। लास्ट ईयर 2023 में इसका 9वां संस्करण पुणे में आयोजित किया गया था। अब 10वां संस्करण श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य में आयोजित किया जाता है। देश का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस स्थान पर खोला गया? देश का 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में खोला गया। इस अनाज एटीएम को अन्नपूर्ति नाम दिया गया है फ्रेंड्स, जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। देखिए, इस अनाज एटीएम के माध्यम से पीडीएस प्रणाली का लाभ सभी लाभार्थियों को 24/7 मतलब 7 दिन 24 घंटे दिया जा सकेगा। इस मशीन से 5 मिनट में 50 किलो अनाज आवंटित किया जा सकता है। तो देश का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम ओडिशा के भुवनेश्वर में हाल ही में शुरू किया गया। क्लियर? यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देता हूँ फ्रेंड्स। आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर रक्षाबंधन सेल शुरू हो गई है, जहाँ पर आपको सभी कोर्सेस और सभी पीडीएफ अप टू 80% तक ऑफ में अवेलेबल है। देखिए, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है फ्रेंड्स। आप कूपन कोड राखी यूज़ कर सकते हैं, जिसके बाद आपको सभी कोर्सेस पर 80% तक ऑफ अवेलेबल हो जाएगा। बिना देर किए आप इस सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको सभी कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल है। रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी अगर आपको हर्डल आता है, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके आप अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही मैंने आपको बता दिया।
आप सभी को पता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का हाल ही में आयोजन किया गया था, जिसमें मेडल टैली में भारत 71वें रैंक पर रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टैली की बात करें तो मेडल टैली में पहले स्थान पर है यूएसए, जिसने 126 मेडल अपने नाम किए। इनमें से 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज है। रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब चाइना की बात करें तो इसने 91 मेडल अपने नाम किए, जिसमें से 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज है। थर्ड पे आता है जापान 45 मेडल के साथ, 20 इसने जीते हैं गोल्ड। अब यहाँ पर इंडिया की रैंक की बात करें तो हम 71वें रैंक पर हैं फ्रेंड्स। हमने 6 मेडल जीते, इनमें से 5 ब्रॉन्ज मेडल है और 1 सिल्वर मेडल है। इस ओलंपिक में हमने कोई भी गोल्ड मेडल अपने नाम नहीं किया। अब 6 मेडल विनर की बात करें तो पहले बात करते हैं 5 ब्रॉन्ज की। तो मनु भाकर ने शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता। फिर मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स इवेंट में ब्रॉन्ज अपने नाम किया। फिर स्वप्निल कुसाले का नाम आता है, महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज जीता। 4th नंबर पर हॉकी टीम ने हमारी ब्रॉन्ज जीता है, स्पेन को हॉकी मैच में हराकर। अमन सहरावत ने रेसलिंग में 57 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज अपने नाम किया। और एक जो सिल्वर हमारे पास आया वो जीता है नीरज चोपड़ा ने, हरियाणा से है। इन्होंने 89.45 मीटर का भाला फेंककर ये सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तो इस तरह से 6 मेडल हमने जीते हैं पेरिस ओलंपिक में। 6 मेडल के साथ इंडिया पेरिस ओलंपिक की मेडल टैली में 71वें रैंक पर रहा है। देखिए, डेली करंट अफेयर में डिटेल में मैं आपको एक एक चीज़ समझा चुका था, तो यहाँ पर हमने केवल डेटा कलेक्ट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे आ जाइए। पॉल कागामे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? तो पॉल कागामे की बात करें तो इन्होंने हाल ही में अफ्रीकी देश रवांडा के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। पॉल कागामे रवांडा के हाल ही में 4थे कार्यकाल के लिए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। रवांडा की बात करें तो ये मध्य पूर्व अफ्रीकी देश है, जिसकी कैपिटल किगाली है। और अब इसके प्रेसिडेंट कौन बने? पॉल कागामे। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पाडो अला केरियरा अस्कोना लोकार्नो पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो देखिए, इस पुरस्कार को हम लोकार्नो पर्यटन अवार्ड के नाम से पुकारेंगे। तो लोकार्नो टूरिज्म अवार्ड की बात करें तो इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं शाहरुख खान। फिल्म अभिनेता है, आप सभी जानते हैं। शाहरुख खान इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय है। हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए शाहरुख खान को लोकार्नो टूरिज्म अवार्ड दिया गया। देखिए, ये एक फिल्म महोत्सव है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल है, जिसका आयोजन स्विट्जरलैंड के लोकार्नो में किया जाता है। और यहाँ पर जो टूरिज्म अवार्ड दिया गया उसका नाम है लोकार्नो पर्यटन पुरस्कार। किसे दिया गया? शाहरुख खान को, पहले भारतीय जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। आगे आइए। किस राज्य में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा? पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन इस साल सितंबर माह में किया जाएगा भारत के राज्य हरियाणा में। टूर्नामेंट में 15 से अधिक देशों की महिला खिलाड़ी भाग लेने वाली है। इस आयोजन के उद्देश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देना, ओलंपिक खेलों में इसे शामिल करना और 2036 तक ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को मजबूत करना। यह मुख्य उद्देश्य है पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किए जाने का। आयोजन सितंबर 2024 में भारत के हरियाणा राज्य में किया जाएगा। नेक्स्ट, चर्चा में रहे भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। प्रमोद भगत की अगर हम बात करें तो ये भारत के बहुत ही फेमस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। अब क्वेश्चन आएगा कि अभी सुर्खियों में क्यों हैं? तो देखिए, हाल ही में एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण इन्हें विश्व बैडमिंटन संघ ने सस्पेंड कर दिया है और प्रमोद भगत पर 18 महीने का हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका मतलब ये है कि पेरिस में अब जो पैरा ओलंपिक शुरू होने वाले हैं उसमें प्रमोद भगत भाग नहीं ले पाएंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था SL3 कैटेगरी में बैडमिंटन में, लेकिन अब ये भाग नहीं ले पाएंगे पेरिस पैरा ओलंपिक में। तो प्रमोद भगत पर 18 महीने का प्रतिबंध लगा है खेलों से। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। खेलों में प्रमोद भगत के योगदान के कारण
इन्हें 2019 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2021 में खेल रत्न अवार्ड दिया गया था और 2022 में दिया गया था पद्मश्री। तीनों ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रमोद भगत भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आगे आइए, निम्नलिखित में से किसे जुलाई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो हाल ही में देखिए आईसीसी ने जुलाई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की। इसमें मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है वो गस एटकिंसन को दिया गया और विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई मंथ के लिए चमारी अट्टापट्टू को चुना गया। आंसर डी हो जाएगा। गस एटकिंसन की बात करें तो ये इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं और चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका की महिला क्रिकेटर हैं। इन दोनों को ही जुलाई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया। वक्फ विधेयक संशोधन की जांच के लिए संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? हाल ही में देखिए लोकसभा में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया था। विपक्ष की आपत्ति के बाद इस पर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया जिसमें टोटल 31 मेंबर हैं। इनमें से 21 मेंबर लोकसभा के हैं और 10 मेंबर राज्यसभा के हैं। इसका अध्यक्ष बनाया गया है जगदम्बिका पाल को। तो वक्फ विधेयक संशोधन की जांच के लिए संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को नियुक्त किया गया। आंसर यहां पर ए हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस मिशन के तहत अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल, इन दोनों को ही मिशन कर्मयोगी के तहत लॉन्च किया गया। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मिशन कर्मयोगी की। देखिए सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं उन्हें उनके काम में एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, इसके लिए मिशन कर्मयोगी को 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब इसी के तहत 2 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, एक अमृत ज्ञान कोष और एक फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल। इन दोनों का ही उद्देश्य टीचर्स की स्किल और नॉलेज को इम्प्रूव करना है और उनका विकास करना है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिशन कर्मयोगी के तहत अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया। आंसर यहां पर आंसर ए हो जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया। इन्हें किस कला के लिए जाना जाता था? गोदावरी दत्त बहुत ही फेमस मिथिला चित्रकला की चित्रकार थी। हाल ही में 93 वर्ष की आयु में मिथिला पेंटिंग की कलाकार गोदावरी दत्त का निधन हो गया। देखिए यहाँ पर गोदावरी दत्त की बात करें तो भारत के बिहार राज्य से बिलोंग करती है। ठीक है, हाल ही में 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो गोदावरी दत्त जिनका हाल ही में निधन हुआ, मिथिला चित्रकला से संबंधित है। इसके बाद आगे आइए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के अनुसार ओवरऑल कैटेगरी में भारत का सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? देखिए 12 अगस्त को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया, जिसमें देखिए 13 अलग अलग कैटेगरीज में रैंक दी गई है, जैसे ओवरऑल कैटेगरीज, यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी, मेडिकल कैटेगरी, इंजीनियरिंग कैटेगरी, मैनेजमेंट कैटेगरी, लॉ कैटेगरी, इनोवेशन कैटेगरी। इस तरह की अलग अलग कैटेगरी में रैंक दी गई है। अब देखिए सारी रैंक की तो हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जो मेन रैंक है उनकी बात कर लेते हैं। मेन जो कैटेगरी है उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए परफॉर्मेंस के आधार पर, पॉलिसीज़ के आधार पर ओवरऑल कैटेगरी में भारत का सर्वोच्च संस्थान घोषित किया गया है IIT मद्रास को। आंसर हो जाएगा आंसर ए। ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास पहले स्थान पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु दूसरे स्थान पर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर। इसके अलावा अगर हम टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाली कैटेगरी की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर रखा गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को। तो ये 2 कैटेगरी का फर्स्ट जो सर्वोच्च संस्थान है वो आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। रिपीट करता हूँ एक बार, ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन? IIT मद्रास। और टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया की कैटेगरी की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर कौन है?
IIS मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। दोनों को याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़िए। किस राज्य के नंजरायण बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट घोषित किया गया? तो नंजरायण बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी दोनों ही भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिन्हें हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। देखिए, 14 अगस्त को भारत के 3 प्लेसेस को रामसर साइट घोषित किया गया था। 2 तो हो गई तमिलनाडु की, नंजरायण बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी। तीसरी है मध्य प्रदेश राज्य में तवा रिजर्वायर, जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। तो ये तीनों ही रामसर साइट घोषित की गई और इसी के साथ भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हो जाती है तमिलनाडु के पास 18। सेकेंड नंबर पर आता है यूपी 10 रामसर साइट के साथ। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो पूरे भारत में इन्हीं के साथ 85 रामसर साइट हो चुकी है अभी तक। तो नंजरायण बर्ड सेंचुरी, काजू वैली बर्ड सेंचुरी और तवा रिजर्वायर मध्य प्रदेश, इन्हें तीनों को रामसर साइट घोषित किया गया और भारत में अब रामसर साइट कितनी हो गई? 85। इनमें से नंजरायण बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच हाल ही में मोर्ने मार्केल को नियुक्त किया गया। मोर्ने मार्केल की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व फास्ट बॉलर हैं मोर्ने मार्केल, जो कि अब पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच नियुक्त किए गए। आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि कुछ समय पहले ही पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में गौतम गंभीर की नियुक्ति की गई थी। अब गेंदबाजी कोच कौन बने? मोर्ने मार्केल। ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया? दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है तुर्की में। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तुर्की का एक पर्टिकुलर प्लेस है गोबेकली टेपे, जहां पर 13,000 वर्ष पुराना कैलेंडर हाल ही में खोजा गया। इस कैलेंडर में 365 दिन का एक सौर वर्ष और एक चंद्र चक्र भी दर्शाया गया है। यह दुनिया का अभी तक ज्ञात सबसे पुराना कैलेंडर है जो कि तुर्की में खोजा गया। आंसर हो जाएगा तुर्की। आगे, हॉकी इंडिया ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की जर्सी नंबर 16 को रिटायर करने का फैसला किया? तो ये हॉकी खिलाड़ी हैं PR श्रीजेश। आप सभी जानते हैं इन्हें। पेरिस ओलंपिक में जो हॉकी टीम ने हमारे लिए ब्रॉन्ज जीता है उसमें PR श्रीजेश गोलकीपर थे। भारत के केरल से बिलोंग करते हैं। खेलों में इनके योगदान के कारण इन्हें 2017 में पद्मश्री दिया जा चुका है और 2021 में खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी जर्सी नंबर 16 को हॉकी इंडिया ने हमेशा के लिए रिटायर कर दिया है। मतलब अब कोई भी इंडियन हॉकी प्लेयर इंटरनेशनल मैचों में 16 नंबर की जर्सी यूज़ नहीं कर पाएगा। तो जर्सी नंबर 16 PR श्रीजेश की है। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश सरकार ने सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए 19 लाख से अधिक लाभार्थी छात्राओं को ऑलमोस्ट 57 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफ़र किए हैं। इस योजना का लाभ राज्य में 7वीं से लेकर 12वीं तक की जो छात्राएं हैं उनको दिया जाने वाला है। एक साल में इन छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन के लिए 300 रुपये नगद प्रदान किए जाएंगे। 15 अगस्त को निम्नलिखित में से किस संस्था का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को हर साल इसरो के स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी, जो कि भारत की एक प्रमुख स्पेस एजेंसी है। इस साल 2024 में इसका 55वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में स्थित है और एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष के पद पर हैं। तो इसरो का स्थापना दिवस 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। 15 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया है? तो ये डिसीज़ है एमपॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स वायरस के नाम से जाना जाता है।
15 अगस्त को WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनैम घेब्रेयेसस ने लगातार दूसरे वर्ष इसे ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस घोषित किया है। आपको पता होना चाहिए कि 2024 में ये जो डिसीज़ है मंकी पॉक्स नाम की, ये अफ्रीका के काफ़ी सारे देशों में फैल गई है, जिसके कारण केवल 2024 में ही अभी तक 500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एम पॉक्स या मंकी पॉक्स वायरस एक चेचक के जैसी बीमारी है जिसमें शरीर पर दाने पड़ जाते हैं। बूची बाबू टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? बूची बाबू टूर्नामेंट क्रिकेट से संबंधित टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत हाल ही में तमिलनाडु राज्य में की गई। 15 अगस्त को तमिलनाडु में भारतीय घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट बूची बाबू टूर्नामेंट की शुरुआत की गई, जिसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा बूची बाबू टूर्नामेंट क्रिकेट खेलों से संबंधित टूर्नामेंट है। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2024 में ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया? तो अगस्त 2024 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मतलब ईडी का नया निदेशक राहुल नवीन को हाल ही में नियुक्त किया गया। राहुल नवीन की बात करें तो ये 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं जो कि हाल ही में ईडी के नए निदेशक नियुक्त किए गए। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ईडी के बारे में आप सभी को पता होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये संस्था काम करती है आर्थिक कानूनों को लागू करने के लिए। मतलब ब्लैक मनी को अगर कोई वाइट करता है और ऐसे किसी भी अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसकी जांच ईडी के द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अब इसके डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राहुल नवीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। हाल ही में देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 की घोषणा की गई, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को दिया गया। ऋषभ शेट्टी को आप सभी जानते हैं, इनकी आपने कांतारा मूवी देखी होगी। तो ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है 17th नेशनल फिल्म अवार्ड में। देखिए यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो अवार्ड्स हैं नेशनल फिल्म अवार्ड, उनकी एक बार बात कर लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए बेस्ट एक्टर के बारे में आपको पता चल गया, इसका अवार्ड दिया गया कांतारा के ऋषभ शेट्टी को। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया अट्टम को, जो कि मलयालम मूवी है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया नित्या मेनन और मानसी पारेख को। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो सूरज बड़जात्या ऊंचाई मूवी के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर। बेस्ट तमिल फिल्म पोन्नियन सेल्वन फर्स्ट। बेस्ट मराठी फिल्म वेल्वी। बेस्ट तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2। बेस्ट कन्नड़ फिल्म या मूवी KGF 2 और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ब्रह्मास्त्र के लिए। तो बेस्ट एक्टर कौन हो गए? ऋषभ शेट्टी कांतारा मूवी के लिए। ये लिस्ट देख लीजिएगा, ये पूछी जाएगी एग्जाम में, ध्यान से नोट कीजिएगा। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबानी इंडिया के द्वारा की जा रही है। आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17 अगस्त 2024 को भारत ने वर्चुअली थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबानी की। वैसे देखिए इसकी जो पहली समिट थी वो भी वर्चुअली जनवरी 2024 में इंडिया ने मेजबानी की थी और नवंबर 2023 में दूसरी समिट की मेजबानी भी भारत के द्वारा ही की गई थी। विकासशील देशों के लिए भविष्य की चुनौतियों को लेकर चर्चा करना ग्लोबल साउथ समिट का मुख्य उद्देश्य है। तो थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबानी इंडिया के द्वारा ही की गई है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने वीकली करंट अफेयर के इस वीडियो में 12 से लेकर 18 अगस्त तक के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया। एक एक फैक्ट को इजीली आपने यहाँ पर समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।